अपन टैलेंट टेस्ट में भाग लिए हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का प्रैक्टिस। और ये भी ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जाए कि किस प्रकार का क्वेश्चन उनके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और किस लेवल का क्वेश्चन रहता है। तो इसी के दौर में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए यह है सैम्पल क्वेश्चन और ये किस क्लास के लिए उसमें नहीं दिया गया था और ये ऑफिशियल पेपर है। तो आइए मैं इस ऑफिशियल पेपर को आपको करा कर दिखाऊंगा कि इसमें कैसे कैसे सवाल आए हैं और कैसे आपको आंसर करना है, पूरा डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि ऐसे ही हम और सारा वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो इसमें इंग्लिश में भी सवाल रहता है और हिंदी में भी सवाल रहता है। आप लोगों के एग्जाम में भी ऐसा ही रहेगा, हिंदी में भी सवाल रहेगा और इंग्लिश में भी सवाल रहेगा। तो और दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए आपका पहला सवाल क्या है। देखिए आप लोगों का पहला सवाल कैसे किया गया था कि पोलर स्टार इज यूजुअली सीन इन, मतलब हिंदी में देखिए क्या है कि ध्रुव तारा सामान्यतः किस दिशा में देखा जाता है। ध्रुव तारा सामान्यतः किस दिशा में देखा जाता है। और देखिए आप लोगों को ऑप्शन भी दिया गया है। ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए कि पूर्व में, ऑप्शन बी है कि पश्चिम में, ऑप्शन बी है कि उत्तर में, ऑप्शन डी है कि दक्षिण में। तो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पहले भी पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुझे तो लगता है कि इस साल भी पूछ दिया जा सकता है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन सी उत्तर दिशा। ध्रुव तारा सामान्यतः उत्तर दिशा में देखा जाता है और यह तारा पृथ्वी के उत्तर ध्रुव के लगभग सीधे ऊपर स्थित होता है और इसका उपयोग पहले दिशा निर्धारण के लिए किया जाता था, लेकिन अब कई दिशा सूचक यंत्र आ गए हैं जिसके लिए यह अब इसका उपयोग नहीं होता है। देखिए अब हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, देखिए बाहर खिली धूप है और आप कमरे के अंदर हैं। कमरे की दीवार में बने एक छोटे सुराग यानी छेद से धूप कमरे में अंदर आ रही है। आपको दिखाई देने वाली चीज़ क्या है। आपको क्या दिखाई देने वाली चीज़ है। तो देखिए आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है कि प्रकाश आपको दिखाई देगी, तो ऑप्शन बी है कि धूलकण दिखाई देगी, ऑप्शन सी है कि प्रकाश और धूलकण दोनों दिखाई देगी, कि ऑप्शन डी है कि कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश एक अदृश्य है जो खुद ना दिखकर हमें वस्तुओं को दिखाने में हमारी मदद करती है। तो इसका आंसर ए तो नहीं हो सकता। और बी देखिए, बी है धूलकण। धूलकण आप छांव में बैठे हैं या प्रकाश में बैठे, आपको ऐसे प्रतीत, जब एक कमरे में आप बंद है और एक छोटे से सुराग से प्रकाश आ रही है तो आप देखेंगे कि उस वहाँ पर बहुत सारे धूलकण उड़ रहे होंगे। वो धूलकण छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी धूलकण। इसका राइट आंसर हो जाएगा धूलकण। धूलकण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल 3 नंबर सवाल है कि पानी से भरे कांच के एक आयताकार बर्तन में एक नींबू डालकर बाहर से देखने पर नींबू का आकार कैसा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है। तो देखिए नींबू का आकार कैसा प्रतीत होता है, यानी कैसा दिखेगा। तो ऑप्शन ए है कि बड़ा दिखेगा, ऑप्शन बी है कि छोटा दिखेगा, ऑप्शन सी है कि ना बड़ा दिखेगा ना छोटा, जितना आकार उस नींबू का है उतना ही बड़ा दिखेगा, या ऑप्शन डी है कि दुगुना आकार का हो जाएगा। तो देखिए लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश का बर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े होंगे। तो यह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है कि जब पानी में रख दिया जाता है नींबू का तो उसका आकार बड़ा दिखाई देने लगता है। जब प्रकाश पानी से निकलता है तो उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसका आकार यानी नींबू का आकार बड़ा दिखने लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बड़ा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल है कि लोहे की दो नलियों को आपस में टकराकर, लोहे की दो नलियों को आपस में टकराकर ध्वनि पैदा की जाती है। ध्वनि पैदा की जाती है। हल्के से टकराने पर पैदा ध्वनि को ए और जोर से टकराने पर पैदा ध्वनि को बी कह देते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है। ऑप्शन ए है कि बी की तुलना में ए की ध्वनि अपेक्षाकृत दूर तक सुनी जाएगी। बी की ध्वनि
ए की तुलना में बी की तुलना में ए की ध्वनि अधिक दूर तक सुनाई देगी, अधिक दूर तक सुनाई देगी। ऑप्शन बी है कि ए की तुलना में बी की ध्वनि अपेक्षाकृत दूर तक सुनी जाएगी। ऑप्शन सी है कि ए की गति बी की तुलना में अधिक होगी, ए की गति बी की तुलना में अधिक होगी, या बी की गति ए की तुलना में अधिक होगी। तो देखिए इसका आंसर कैसे बनाएंगे, इसका आंसर कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ये बोल रहा है कि हल्के से टकराने पर पैदा ध्वनि को ए, यानी ए है जो जब लोहे को धीरे से टकराया जाता है, और जब जोर से टकराया जाता है तो उसको हम लोग बी कहते हैं, बी कहते हैं। और दोनों जो है लोहा की नली है, यानी दोनों के स्पीड में तो कोई फर्क नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी और डी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी और डी गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि की गति जो होती है वो एक समान होती है, जो कि माध्यम पर निर्भर करती है, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया या धातु हो गया। ध्वनि की गति का संबंध ध्वनि की तीव्रता से नहीं होता है। तो देखिए यानी जोर से टकराएंगे या धीरे से टकराएंगे, ध्वनि उतना ही स्पीड से जाएगी जितना कि उस माध्यम उसकी स्पीड होती है। तो यानी हमारा सी और डी ऑप्शन गलत हो गया। और ऑप्शन बी और ऑप्शन ए को देखते हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए को देखते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि ऑप्शन ए जो है धीरे से टकराया जाता है, ऑप्शन बी बी जोर से टकराया जाता है, यानी बी की ध्वनि जो है वो दूर तक सुनी जाएगी, बी की ध्वनि है वो दूर तक सुनी जाएगी, यानी बी की तुलना में ए की ध्वनि दूर तक सुनी जाएगी, कि ए की तुलना में बी की ध्वनि दूर तक सुनी जाएगी। यानी ऑप्शन बी देखिए बोल रहा है कि ए की तुलना में, यानी ए की जो है वो ए की तुलना में बी की ध्वनि दूर तक सुनी जाएगी, यानी ए की अपेक्षा बी की जो ध्वनि है वो दूर तक सुनी जाएगी। यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही आप लोगों को भी सवाल बनाना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए हमारा अगला सवाल 5वां क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही, ऑप्शन ए, ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन ए है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, कि सभी खनिज अयस्क होते हैं, या ऑप्शन सी देखिए क्या है कि एक खनिज कभी अयस्क हो ही नहीं सकता, ऑप्शन डी है एक अयस्क हमेशा शुद्ध रूप में ही प्राप्त होता है, एक अयस्क हमेशा शुद्ध रूप में ही प्राप्त होता है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, ना कि सभी खनिज अयस्क होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। ऑप्शन बी को देखा जाएगा तो यह है कि कुछ खनिज जो होते हैं वो शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, इसलिए यह ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन बी है कि एक खनिज कभी अयस्क, ऑप्शन सी है कि एक खनिज कभी अयस्क हो ही नहीं सकता, तो यह कथन सही नहीं है, क्योंकि एक खनिज एक अयस्क के रूप में भी पाया जा सकता है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन बोला है कि एक अयस्क हमेशा शुद्ध रूप में ही प्राप्त होता है, यह भी कथन सही नहीं है, क्योंकि अक्सर अयस्क में अन्य तत्व और अशुद्धियाँ भी होती है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सभी अयस्क खनिज होते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस गैस का इस्तेमाल गुब्बारे भरने में किया जाता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी गैस हल्की होती है जो गुब्बारे में भरी जाती है, जो हल्का गैस होगा वही गुब्बारा में भरा जाएगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या है, नियॉन है कि आर्गन है कि क्रिप्टन है कि हीलियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हीलियम हो जाएगा। हीलियम जो है एक हल्की गैस होती है, जो हवा से हल्का होता है वो ऊपर उठती चली जाती है, इसलिए जो गुब्बारे में हवा भरा जाता है उसी कारण गुब्बारा ऊपर उड़ जाता है छोड़ने पर। अब देखिए अगला सवाल क्या है, हाँ अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस आयतन के हिसाब से वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है, मतलब कौन सा जो अक्रिय गैस है वो आयतन के हिसाब से वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत में मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन देखिए क्या है, नियॉन है, हीलियम है, आर्गन है और जेनॉन है, ये सब अक्रिय गैस है। अब पूछ रहा है कि आयतन के हिसाब से बताइए कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है। ऑप्शन में आप लोग को दिया है कि नियॉन है, हीलियम है, आर्गन है, जेनॉन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर आर्गन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि आर्गन है। आर्गन जो है वो वायुमंडल में 0.93% पाया जाता है आर्गन। इससे ये जो अक्रिय गैस में सबसे ज़्यादा है। स्प्राउट्स यानी अंकुरित के सिरे में कौन सा ऊतक पाया जाता है? स्प्राउट्स के सिरे में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन क्या है? देखिए ऑप्शन, विभेद्योतक ऊतक, सुरक्षात्मक ऊतक, सहायक ऊतक और उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन पढ़ के हमेशा जवाब देना है, ऐसे ही जवाब नहीं देना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से तो कोई नहीं होगा, क्योंकि जो सिरे में पाया जाता है वो होता है विभेद्योतक ऊतक, जो कि यह जो ऊतक होता है वो सक्रिय रूप से विभाजित होता है और नए कोशिकाओं का निर्माण करता है, जो अंकुरित पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पढ़ लीजिए पहले ऑप्शन, अंतर्द्रव्यीय जालिका, ऑक्सीजन, एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करती है। अगला देखिए सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडाकार जानवर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडाकार जानवर नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए है गाय। तो यह एक स्तनधारी जानवर है, यह अंडाकार जानवर नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी है, देखिए क्या है, रेशम कीट। तो यह एक प्रकार का कीटाणु है जो कि अंडाकार होता है। ऑप्शन सी पढ़िए, मुर्गी। मुर्गी यह एक पक्षी टाइप का होता है जो कि अंडा देता है, इसलिए यह भी एक अंडाकार जानवर है। और मेढक एक उभयचर जानवर है जो कि अंडे देता है, इसलिए यह भी एक अंडाकार जानवर है। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गाय। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गाय। अब देखिए 11 नंबर सवाल पढ़िए। 11 नंबर सवाल पढ़िए। देखने में तो आपको ये बड़ा लग रहा होगा, लेकिन है बहुत इजी। पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह क्या बोल रहा है। तो देखिए पढ़िए कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। ये बयान या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों के प्रभाव या सामान्य कारण हो सकते हैं। इनमें से एक कथन अन्य कथनों का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। उत्तर चिन्हित करें। अब देखिए कथन 1 और कथन 2 दिया है। कथन 1 और कथन 2 दिया है। अब इसी को हम लोग को पढ़कर आंसर देना है। तो देखिए पढ़ते हैं अब कि कथन 1 है कि जब कक्षा चल रही होती है तब प्रणय को जाने के लिए कहा जाता है। कक्षा जब चल रही है तो प्रणय को बाहर जाने के लिए कहा जाता है। और कथन 2 क्या है कि प्रणय कक्षा में परेशानी पैदा करने के लिए प्रयोग करता है। यह है कथन 2। तो कथन 1 जब बताता है कि जब कक्षा चल रही है तब प्रणय को बाहर जाने के लिए कहा जाता है, यह स्थिति बताती है कि कक्षा के दौरान कुछ ऐसा हो रहा है जो प्रणय को बाहर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। और कथन 2 है, कथन 2 देखिए पढ़िए क्या है, प्रणय कक्षा में परेशानी पैदा करने के लिए प्रयोग करता है। यानी यह बताता है कि इस स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी परेशानी का कारण ही उसे कक्षा से बाहर जाने के लिए कहा गया है। वह परेशानी कर रहा है इसलिए उसको बाहर जाने के बोला जाता है। तो देखिए कथन 2 है प्रणय कक्षा में परेशानी पैदा कर रहा है। कथन 1 यानी कथन 2 कथन 1 का कारण है। कथन 2 कथन 1 का कारण है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यदि कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल भी वैसे ही लंबा चौड़ा है, लेकिन आप लोगों को सवाल देखकर घबराना नहीं है, उसको आसानी से पढ़ना है और उसके बाद उसका आंसर देना है। तो चलिए हम कथन को पढ़ते हैं। कथन को पढ़ते हैं। देखिए कथन इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं।
आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है। फिर दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करें और तय करें कि उनमें से कौन सा तर्कपूर्ण संदेह से परे कथनों में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। जवाब दो। कथन एक पढ़िए क्या है। कथन एक बोल रहा है कि तापमान में वृद्धि से गतिज या तापीय ऊर्जा में वृद्धि होती है और अणु अधिक मोबाइल बन जाते हैं। आकर्षण बाध्यकारी ऊर्जा कम हो जाती है और इसलिए चिपचिपाहट कम हो जाती है। कथन पढ़ लिए। अब देखिए निष्कर्ष पढ़िए कि एक ही द्रव में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न श्यानता प्रदर्शित कर सकता है। और कथन दो पढ़िए। निष्कर्ष दो है कि किसी द्रव में ठोस बनने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। तो कथन एक जो है इसका निष्कर्ष का कथन इस निष्कर्ष का कथन से कोई सीधा संबंध नहीं है। कथन में तापमान और चिपचिपाहट का उल्लेख किया गया है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न श्यानता का संदर्भ नहीं है, इसलिए यह कथन सही नहीं है, यह निर्देश सही नहीं है। और निर्देश दो दिया गया है कि इस निष्कर्ष का संबंध कथन से है। जब तापमान बढ़ता है तो द्रव की ठोस स्थिति में परिवर्तित होने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। यानी निष्कर्ष दो ही हमारा सही है। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन पढ़िए। यदि केवल निष्कर्ष मैं अनुसरण करता हूँ, निष्कर्ष एक काम है, यहाँ पर कुछ शायद छोड़ दिया गया है। यदि केवल निष्कर्ष एक का मैं अनुसरण करता हूँ, यदि केवल निष्कर्ष दो का अनुसरण करता हूँ, यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 12 ही सवाल है इस पूरे पीडीएफ में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ही ऐसे वीडियो पाने के लिए। और इसके बाद हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के एग्ज़ाम को रिलेटेड लेकर। तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब मिलते हैं किसी प्रैक्टिस वीडियो में।